हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3। असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी, मतलब जो आपको आपका टेस्ट है, असाइनमेंट है, जिसके आपके मार्क्स लगने हैं। ठीक है, वर्कशीट नंबर 3 है, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9, हमारी डेट 19 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, इसमें यहाँ पे आपको कुछ MCQs दिए गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर छांटना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। इन चारों में से मिक्सचर कौन सा है ये बताना है। देखो, पहले है क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो मार्बल्स के टाइल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, क्या ये मिक्सचर है? अरे उसमें कुछ मिक्स तो किया ही नहीं, तो मिक्सचर कैसे हो सकता है? तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी है ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसीज। जो आइस क्यूब्स है उसको मैंने छोटे छोटे, जो बर्फ़ है, बर्फ़ के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया, वो मिक्सचर है? मिक्स तो उसमें भी कुछ नहीं किया, उसकी शेप ही तो चेंज की है, सिर्फ उसको तोड़ के मिक्सचर थोड़ी बनाया, तो ये भी नहीं होगा। सी है एडिंग वाटर इन वाटर। वाटर के अंदर वाटर डाला है, एक ही चीज़ तो है, दूसरा चीज़ तो नहीं डाला ना। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई पानी के अंदर पानी, वो तो एक ही बात हो गई है ना। दूसरी चीज़, दो चीज़ों को तो मिक्स नहीं किया। और मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वाटर ही है, तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, एडिंग वाटर इन वाटर। ये भी नहीं होने वाला। क्या बचता है? सिर्फ डी ही बचता। अब आप कहोगे मिल्क इन वाटर, तो ये तो कोलॉइडल सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे और इन तीनों में से कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ मिक्सचर, दो चीज़ों को मिक्स सिर्फ इसी में किया है, मिल्क और वाटर, दो चीज़ मिक्स हुई है, तो मिक्सचर यहाँ पे यही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाते हैं हमेशा। ठीक है, दिस वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, चलो। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट। इनमें से किस में से लाइट दिखेगी? मतलब मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, या आपका कुछ भी मिक्सचर है, कंपाउंड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर से आप मान लो टॉर्च मारते हो, तो किसके अंदर से आपको लाइट दिखेगी वो बताओ। मिक्सचर के अंदर दिखती है लाइट? नहीं दिखती मिक्सचर के अंदर। तो कंपाउंड के अंदर दिखती है? नहीं दिखती। सॉल्यूशन के अंदर दिखती है? नहीं दिखती। किसके अंदर से दिखती है? लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दिखती है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये टिंडल इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में किस वजह से हुआ है? टिंडल इफेक्ट होता था ना, किस में होता था? कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता था। सॉल्यूशन में तो लाइट दिखती नहीं थी, इसमें दिखती है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस का एग्जाम्पल बताना। होमोजीनियस क्या मतलब? पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लीजिए मैंने पानी में चीनी मिलाया, पूरा मिक्स कर दिया उसको अच्छे से। पहले मिक्स करने के बाद आप हर एक घूंट में चीनी आपको लगेगी ना, ऐसा तो नहीं है कोई घूंट आपको फीकी लग रही है पीते वक्त, कहीं पे चीनी मिक्स हुई है कहीं पे नहीं, पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाती है वो, है ना। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे बिल्कुल इक्वली सब पूरे में बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? ग्रेनाइट? ग्रेनाइट तो नहीं होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बटर मिल्क, या फिर मडी वाटर? मडी वाटर तो होगा नहीं, पूरे से अच्छे से मिक्स नहीं होती मिट्टी और पानी, है ना। बटर मिल्क और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बहुत बच्चे डाउट करेंगे कि मैम इसका बटर मिल्क आना चाहिए, लेकिन देखो बटर मिल्क नहीं होगा। मान लो पानी है, पानी के ऊपर तेल, पानी और तेल मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते ना। ऐसे ही बटर मिल्क होता है, उसके अंदर वो ऊपर आ जाता है ना, मिक्स नहीं होते। तो आप इसको होमोजेनियस सब्सटेंस में नहीं रखोगे। बहुत बच्चे इसमें गलत करेंगे, बटर मिल्क आना चाहिए मैम, इसका आंसर गलत है। बटर मिल्क आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आप अपनी NCERT खोलोगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा होगा। ठीक है, मैथ्स में भी जैसे असेसमेंट जो 3rd था उसमें बच्चों को डाउट था कि मैम ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है। असेसमेंट का एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी मार्क्स लगने हैं 3-3 बार। मैं भी क्रॉस चेक करती हूँ, ठीक है, आते हैं मुझे तो भी मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ आपके NCERT में कि पक्का एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। तो आप ये चीज़ इधर उधर से देख के अपना गलत नहीं करना है आपको। ठीक है ना, असेसमेंट में अगर आपको चेक करना है ना तो आप NCERT खोलो, अपनी बुक खोलो, उसमें से चेक किया करो। ठीक है ना, चलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जो इन चारों में से गलत है वो स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है सस्पेंशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे हो सकते हैं सस्पेंशन होमोजीनियस? सस्पेंशन क्या होते हैं? मान लो मैंने एक पानी में मिट्टी घोल दी, चौक पाउडर घोल दिया, वो उसमें घुलेगा ही नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। और होमोजीनियस मिक्सचर तो वो होते हैं जो पूरे में बिल्कुल इक्वली घुल जाएँ, है ना, लेकिन ये तो घुलेंगे ही नहीं। तो सस्पेंशंस तो होमोजीनियस मिक्सचर होते ही नहीं है ना। तो 4th का तो यही ऑप्शन हो गया। इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट तो यही है। आगे मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर फिर भी हम देख लेते हैं, समझ तो लेते हैं ना।
ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा ए वाला। क्लियर? देखो बी क्या है, कोलोइड्स आर हीट्रोजीनियस। हाँ बिल्कुल, हीट्रो पूरे अच्छे से मिक्स थोड़ी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कोलोइड्स हीट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। कोलोइड्स शो टिंडल इफेक्ट, बिल्कुल दिखाते हैं। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कोलोइड है उसके अंदर से लाइट विजिबल होती है, यही तो टिंडल इफेक्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है, कोलोइड्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, बिल्कुल मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, वैसे कोलोइड्स के अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है। जो हमने एग्जाम्पल किए थे, आपको याद हो तो, क्लाउड्स, फोग, इसमें क्या क्या डिस्पर्स फेज है, क्या डिस्पर्जन मीडियम है, क्वेश्चन आंसर में भी किए थे, है ना, वही है ये। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत बताना था, तो ए ऑप्शन गलत है, सस्पेंशन एंड आर होमोजीनियस मिक्सचर। पहले 4 क्वेश्चन हो गए, आगे चलें। इसको मैं हटा देती हूँ, रफ कर देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। Which property of metal is used for making bells and string of a musical instrument? ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था, पिछली बार हमने ना ये इस हिसाब से किया था कि जो सितार और वायलिन है ना, बेल्स और स्ट्रिंग्स बनाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार हो गया, वायलिन हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो हमने ना पिछली बार इसको इस हिसाब से किया था कि जैसे वायलिन है, सितार है, तो उसमें एक तार होता है, उसी की मदद से बजाते हैं ना, तो इसके हिसाब से हमने डक्टिलिटी कर दिया था। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया, बेल्स भी है, स्ट्रिंग्स के हिसाब से हमने क्या कर दिया, डक्टिलिटी कर दिया। तो स्ट्रिंग से हिसाब से डक्टिलिटी ठीक भी था वो, ठीक है, लेकिन बेल्स आ गया। अब बेल बजा रहे हो, बेल में तार नहीं होता ना, बेल तो क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मेटल की, सोनरस है ना। सोनरस क्या होती है, आवाज़ आती है, जैसे टन की आवाज़ आती है, मतलब इनको जब हम उससे टकराते हैं कुछ भी तो आवाज़ आती है, ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सोनरस बोलते हैं मेटल्स के अंदर। दूसरी है मेलेबिलिटी, मतलब उसको पीट कर हम पतली सी एक शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा डक्टिलिटी, उसको तारों में बदल सकते हैं। और चौथा कंडक्टिविटी, उसके अंदर से बिजली को हम ट्रैवल वो करा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बेल्स और स्ट्रिंग्स या फिर बेल्स होती है बनाने में, या सितार वायलिन बनाने में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, हमें तो पतली शीट्स तो बनानी नहीं सितार और वायलिन की, तार और कंडक्टिविटी, हमें करंट तो पास कराना नहीं, बचाना ऑब्वियसली, तो हम हाथ थोड़ी लगाएंगे। तो डक्टिलिटी और सोनरस 2 बचते हैं। अगर खाली स्ट्रिंग्स वाला होता ना पार्ट तो डक्टिलिटी आंसर आता, लेकिन अब बेल्स भी है, तो मतलब ये आवाज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट आप सारे अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो, ठीक है ना। अगर ये भी समझ लिए ना, आपको पता है टर्म 1 में आपके MCQs आएंगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये असेसमेंट वर्कशीट भी अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। वर्कशीट तो आपको मतलब बच्चे थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं, लेकिन असेसमेंट वर्कशीट को लाइटली मत लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। चलो 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा वाटर के साथ मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होमोजीनियस होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ जो फॉलो करते हैं। तो इनमें से अगर हम उसको शेक करते हैं, शेक करना पता है ना क्या होता है, अगर शेक करते हैं पानी के साथ, तो ट्रू सॉल्यूशन कौन सा नहीं बनाएगा इसमें से, कॉमन सॉल्ट, शुगर, सैंड, ग्लूकोज। कॉमन सॉल्ट जो आपका नमक होता है, चीनी है, मिट्टी है, या फिर ग्लूकोज है, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा अगर हम उसको शेक करवाते हैं वाटर के साथ। तो देखो इसमें क्या ऑप्शन सही आएगा, अगर हम नमक मिला रहे हैं पानी में तो वो तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, वो तो अच्छे से घुल जाता है उसमें। शुगर, चीनी भी घुल जाती है, तो ये भी क्या बनेगा, अच्छे से घुल जाएगा। ग्लूकोज भी सॉल्यूशन बनाता है, ये भी अच्छे से घुल जाएगा। सिर्फ सैंड ही है ना जो नहीं घुलेगा, वो तो सस्पेंशन होता है, सॉल्यूशन थोड़ी। तो कौन सा ऑप्शन है, नॉट, ये बोला था नॉट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो सैंड नहीं बनाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो सस्पेंशन है, नीचे बैठ जाती है ना मिट्टी तो पानी में, है ना। चलिए हो गया ये 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, यहाँ पे ये जी एक्स्ट्रा है, इसको काट लेना, ठीक है, ये आपकी इसमें मिस्टेक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल्स। मेटल्स के बारे में इन चारों में से कौन से सही स्टेटमेंट है, बताओ। पहली है, मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो गलत है, हमें तो सही बतानी है। मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये तो आंसर है नहीं। मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल नेचर में, मेटल्स थोड़ी। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, हाँ जी बिल्कुल, हम उसको पतली उसमें तारों में बदल सकते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी होती है ना, और मैलिएबिलिटी भी होती है। तारों में भी बदल सकते हैं इनको, पतली चादर में भी बदल सकते हैं, शीट्स में। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। आंसर तो पता ही लग गया, तो डी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो, समझ लो।
दे यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म, गैस फॉर्म में होते हैं मेटल्स, मेटल्स तो सॉलिड होते हैं ना, है ना, तो ये वाला भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही आता है हमारा, 7th का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, 7th का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ब्लड एंड सी वाटर आर, जो ब्लड हो गया, खून हो गया आपका, और जो सी वाटर समुद्र का पानी है वो क्या है, दोनों मिक्सचर्स हैं, दोनों कंपाउंड्स हैं, ब्लड मिक्सचर है लेकिन सी वाटर कंपाउंड है, या फिर ब्लड कंपाउंड और सी वाटर मिक्सचर है, बताओ कौन सा सही है। मिक्सचर कंपाउंड तो पता है ना, कंपाउंड्स तो प्योर होते हैं, मिक्सचर 2-3 चीज़ों की, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करना, ठीक है। तो कौन सा होगा 8th का, ब्लड और सी वाटर क्या है, ब्लड भी मिक्सचर है और सी वाटर भी मिक्सचर है, ठीक है ना। ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, खाली ब्लड थोड़ी होता है, मिनरल्स वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन वगैरह, तो ये भी मिक्सचर है। और सी वाटर में तो समुद्र के पानी में कुछ नहीं होता, कितनी सारी चीज़ें होती हैं समुद्र के पानी में, तो है ना, हम तो उसमें से नमक भी निकालते हैं, तो 2 चीज़ तो यही होगी, नमक और पानी हो गया, तो मिक्सचर तो अपने आप ही हो गया, 2 चीज़ों को मिक्स है, तो मतलब ए ऑप्शन सही है, बोथ मिक्सचर्स आएंगे, ब्लड भी और सी वाटर भी दोनों क्या है, मिक्सचर्स हैं। कंपाउंड्स तो प्योर होते हैं, प्योर थोड़ी होते हैं, इनके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। तो पहले 8 क्वेश्चंस हो गए, अब आखिरी क्वेश्चंस पे चलते हैं 9th 10th। जो 9th और 10th क्वेश्चन है ना वो थोड़े से अलग क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन तक तो सिंपल आपको समझ में आ गए होंगे, 9th और 10th क्वेश्चन है जो आपके वो असर्शन और रीज़न के हैं। असर्शन और रीज़न का मतलब बस ये है ना 10th तक ही है, ठीक है। क्या करना है आपको इनके अंदर, 9th और 10th में आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी, एक होगी असर्शन जिसका नाम ए दिया है हमें, दूसरी होगी रीज़न जिसका नाम हमने आर दिया है। तो आपको इसमें से सही छांटनी है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कैसे हैं, पहले देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा। एक स्टेटमेंट आपको ये दे दी, आपको ये चेक करना है ये ठीक है कि नहीं। दूसरी स्टेटमेंट आपको ये दे दी, ये आपको चेक करना है ये ठीक है कि नहीं। फिर ये भी बताना है ये दोनों ठीक तो है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करती है कि नहीं, मतलब इसका सही रीज़न, इसका सही कारण बताती है। ये जो ये रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये एक असर्शन का सही कारण बताती है, ठीक है, ये भी चेक करना है। तो अगर ये दोनों ठीक भी हैं और सही कारण भी बताती हैं एक दूसरे का, तो मतलब ऑप्शन ए ठीक होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। और अगर आपके दोनों ठीक तो होते हैं लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कुछ और बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रहा है, लेकिन ठीक बात कह रहे हैं लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही कारण नहीं बता रहे आपस में, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर आता है सी ऑप्शन, आपका एक आपके पास ठीक हो एक गलत हो तो सी ऑप्शन, या फिर आपके पास ये गलत हो ये वाला ठीक हो तो डी ऑप्शन, ठीक है। देखो अब 9th और 10th में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिखे हुए, सिर्फ सर्कल बनाए हुए हैं, क्योंकि 9th के ऑप्शन भी यही चारों हैं और 10th के ऑप्शन भी यही चारों हैं, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे असर्शन और रीज़न इस बार आपके, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, और एक दिन में हम क्या करेंगे कि चैप्टर्स के ना मैं अलग से आपकी, हम थोड़े दिन में स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन, पहले आपको चैप्टर पढ़ा जाएगा, फिर आपके सारे एमसीक्यूज़ के हिसाब से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यूज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप एग्जाम में आपके टर्म 1 एमसीक्यूज़ टाइप होंगे ना तो आप अच्छे से कर सको, इसलिए, ठीक है। और बहुत बच्चों के डाउट्स हैं, जैसे वर्कशीट में उनका समझ में नहीं आता थोड़ा ढंग से, क्योंकि वर्कशीट में तो एक चीज़ दी होती है वही हमें पढ़नी होती है, कुछ चीज़ें हैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ आती हैं, एक साथ आप पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हम अलग से क्लास लिया करेंगे वर्कशीट के अलावा, ठीक है। जल्दी ही शुरू करेंगे, मतलब 1-1.5 हफ्ता लगेगा, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, असर्शन अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज हीट्रोजीनियस, ठीक है क्या ये टेबल सॉल्ट अगर हमने पानी में, जो नमक है पानी में मिला दिया वो हीट्रोजीनियस होता है, यहीं से आंसर पता लग गया, ये तो गलत है। अगर पानी में नमक मिला दिया तो वो अच्छे से घुल जाता है पूरे में एक जैसे, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हीट्रोजीनियस तो होता ही नहीं है, तो यही गलत है। तो आगे तो रीज़न चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए गलत है, डी वाला, तो मेरा तो आंसर यहीं से मुझे पता लग गया कि इसका आंसर डी है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आगे दिया क्या है। अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, जो सॉल्यूशन में सेम कंपोजिशन होती है, पूरे में एक जैसे इक्वली बटा होता है, वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल, ये तो ठीक है। ये वाला गलत है, ये ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट गलत ही है तो ये इसका सही कारण कैसे हो सकता है, वो तो चेक ही नहीं करना है ना, तो ये गलत है ये सही है, ऐसा कौन सी ऑप्शन में है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऐसा डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसका डी आंसर आ जाएगा,
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं होता उनके अंदर, है ना। सॉल्यूशन कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर तो होता है, लेकिन सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता टिंडल इफेक्ट, उसमें से जो लाइट है वो हमें नहीं दिखती। दूसरा है पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज होते हैं साइज में। अरे नहीं, पार्टिकल्स तो सॉल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं, वो तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तभी तो टिंडल इफेक्ट नहीं होता, तभी तो लाइट वो नहीं होती, है ना। इसलिए पार्टिकल्स लार्ज नहीं होती, ये फॉल्स है आपका। ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और एक गलत होगा ना तो एक्सप्लेनेशन वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आएगी नहीं। ऐसा किस में है, ए आपका फॉल्स है, नहीं, ये आपका ट्रू है, और आर फॉल्स। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सी पे लगा देती हूँ, ठीक है। चलो अब आपकी वर्कशीट होती है असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट। तो ये आपका असाइनमेंट था साइंस का, हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चंस का आज एक्सप्लेन किया है ताकि आपको डाउट ना हो, लेकिन कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। और अगर अच्छे से आपको वर्कशीट में या फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।